नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने की युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू। भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह और लॉकेट चटर्जी ने किया मंथन। अलग अलग समूहों में चुनाव प्रबंधन समितियों की ली बैठक। दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को तो 29 नवंबर को शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय समारोह में होंगे शामिल। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर शहीद सम्मान यात्रा जारी। नैनीताल में शहीद परिवारों के घर से मिट्टी की गई एकत्रित। शहीद मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। उत्तराखंड के रखवाल गांव में 2 मौतों से मचा हड़कंप। पूर्व सैनिक ने पहले की पत्नी की हत्या, फिर खुद को भी मारी गोली। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी। बहादुराबाद के पुराने पथरी पावर हाउस में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। चलिए अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी ने युद्ध स्तर पर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और रणनीति के तहत कार्य भी शुरू हो गए हैं। तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी के चुनावी संग्राम को धार देने के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी देहरादून दौरे पर रहे। साथ ही अलग अलग समूहों में चुनाव प्रबंधन की समितियों की बैठक उन्होंने ली। इसी के साथ पार्टी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक में रोडमैप पर चर्चा की। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पार्टी के रोडमैप के तहत निर्धारित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रमों की प्रगति के साथ जरूरी मार्गदर्शन भी दिया गया। लोग कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा इस बारे में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन पार्टी के स्तर पर हम लोग बहुत जल्दी यानी अगले इसी सप्ताह तक एक हर विधानसभा में अपनी एक टीम भेजेंगे, जिससे वो टीम वहां से राय शुमारी करके कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कौन कैंडिडेट अच्छे हो सकते हैं, कौन कैंडिडेट के बारे में जानकारी लेके हम लोग प्राप्त करेंगे। ग्रास रूट लेवल पे मैं, हमारे दोनों सह प्रभारी और हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हम सब ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं। आज मैं गढ़वाल रीजन में 11 विधानसभा का, 3 जिलों का 11 विधानसभा का मैं कोर कमेटी का मीटिंग ले रहा हूँ और ग्रास रूट लेवल तक, नीचे लेवल तक कैसे पहुंचना और कैसे हमारा विचार और हमारा स्ट्रेटेजी कैसे इसको स्प्रेड करना है, इसके बारे में हमारा चर्चा बहुत जबरदस्त चल रहा है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी से दिसंबर फर्स्ट वीक में आने का संभावना। अब खबर हरिद्वार से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और 29 नवंबर को शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी है। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण भी किया। साथ ही दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
तो वहीं देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम के लिए सैनिक पुनर्वास कल्याण बोर्ड के द्वारा जिले, ब्लॉक और तहसील स्तर पर शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत सैनिक पुनर्वास कल्याण बोर्ड के कैप्टन पुष्कर सिंह भंडारी के नेतृत्व में शहीद सम्मान यात्रा नैनीताल पहुंची। इस दौरान कैप्टन पुष्कर सिंह भंडारी और एसडीएम प्रतीक जैन ने शहीद मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद यात्रा 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए महावीर चक्र विजेता मेजर राजेश अधिकारी, 1971 में पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए लांस नायक प्रकाश लाल, 1965 में शहीद हुए सिपाही रतन सिंह और भवाली निवासी शहीद शिवराज सिंह के घर जाकर उनकी जन्मस्थली से मिट्टी एकत्रित की। कि ये सैन्य धाम हमारे देहरादून में बनना है, उसी के तहत अभी कुछ दिन पहले हर एक जिले से, हर एक घर से, जो कि 1734 हमारे माल्टियस हैं, उनके घरों से घर आंगन की मिट्टी जो है देहरादून जाएगी। उसी क्रम में हमारे हल्द्वानी से 2 दिन पहले हल्द्वानी का जो ब्लॉक है वहाँ से, और कल हल्द्वानी ब्लॉक से जो लगभग 32 हमारे माल्टियस थे, और कल कोटाबाग और रामनगर से 8 माल्टियस का जो है मिट्टी घर। टिहरी जिले के अंतर्गत 35 लोगों के स्मार्टफोन गुम हो गए। जी हां, पुलिस की संजीदगी से उनके मालिकों को वापस भी स्मार्टफोन्स मिल गए हैं। दरअसल बीते 1 साल के अंदर जिले के स्मार्टफोन गुम होने के करीब 3 दर्जन मामले पुलिस के पास पहुंचे। मोबाइल तलाशने की जिम्मेदारी पुलिस कप्तान तृप्ति भट्ट ने पुलिस की स्पेशल सेल सीआईयू को सौंपी, जिसके बाद टीम ने 35 मोबाइल अलग अलग क्षेत्रों से बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4,75,000 रुपए बताई जा रही है। इन्हें एसएसपी ने उनके मालिकों को लौटा दिया। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं। नोएडा और पश्चिमी यूपी के लिए एक बड़ा लम्हा, ये सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर। में मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्री जयप्रताप सिंह जी, श्रीकांत शर्मा जी, भूपेंद्र चौधरी जी, नंद गोपाल गुप्ता जी, अनिल शर्मा जी, धर्मसिंह सैनी जी, अशोक कटारिया जी, श्री जी.एस. धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री भोला सिंह जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत
आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक जा सकते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पहुंच सकते हैं। और अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। उससे भी अनेकों शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यही नहीं, यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। साथियों, आज देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही है, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। आप कल्पना कीजिए, आज भी हम अपने 85% विमानों को MRO सेवा के लिए विदेश भेजते हैं। और इस काम के पीछे हर वर्ष
15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 30,000 करोड़ में ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बनी रही हमारे साथ। Excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University of Engineering and Management, Kolkata and Jaipur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपीपी मोड पर चल रहा है और इसी को लेकर हटाए जाने को लेकर लंबे समय से क्षेत्रीय लोग मांग भी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही कांग्रेस ने ये मांग भी की है कि इसे जल्द से जल्द पीपीपी मोड से हटाया जाए। कार्यकर्ताओं द्वारा इस हॉस्पिटल को पीपीपी मुक्त कराने के लिए और इसकी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कराने के लिए समय समय पर आंदोलन किया गया और हमें आश्वासन मिला है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर कांग्रेस कमेटी, ओबीसी हमारा प्रकोष्ठ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो यहाँ पर बैठे हैं, वो मकसद ये है कि आज हम सरकार को वार्न करने बैठे हैं कि और आज हम सब लोग मिलकर सलाह करके एक टाइम फिक्स करके सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको बता देंगे कि आप इतने दिन में या तो इसे पीपीपी मोड से मुक्त कर दिए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना कांग्रेस। कालाढूंगी विधानसभा के उदयलालपुर क्षेत्र में रोड के चौड़ीकरण का कार्य नहीं होने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जल्द से जल्द रोड चौड़ीकरण की मांग की है। इस दौरान शर्मा ने कहा कि 6 वर्ष पूर्व की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में उदयलालपुर नहर कवरिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी आज तक चौड़ीकरण का कार्य नहीं हुआ, जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय जनता के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। में उदयलालपुर एक नहर है जो चीनपुर से होते हुए प्रेमपुर लोशानी तक जाती है। उसमें चीनपुर, हरिनगर, हनुमान मंदिर, आरटीओ ऑफिस रोड, छड़ैल नयाबाद और उदयलालपुर होते हुए लालपुर नायक होते हुए प्रेमपुर लोशानी तक जाती है। कांग्रेस के शासनकाल में वो नहर की कवरिंग हो गई थी। आपने आरटीओ ऑफिस में अगर कहीं गए होंगे आपने भी देखा होगा। तो नहर और रोड अलग अलग हैं। पिछले 7-8 साल से लोग इस तरह के कष्ट झेल रहे हैं। माननीय हमारे क्षेत्रीय जो विधायक है बंशीधर भगत जी ने अपने घर की नहर कवरिंग स्वीकृत कराई है और होल्डिंग के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि उसमें टोकन मनी आई है, वो भी चुनावी जुमला है, लेकिन उनको वो नहर तो दिखाई दी, वो रास्ता दिखाई दिया। ये मार्ग इतने सालों से नहीं दिखाई दिया। लोग बहुत कष्टमय है, इसलिए हम कई बार विभाग में अनुरोध कर चुके हैं। आज फिर पुनः यहाँ पर उस सड़क के निर्माण के लिए हम यहाँ पर चौड़ीकरण के लिए आए हैं और ज्ञापन देने के बाद हम 2 या 3 दिन के बाद फिर धरने पर बैठेंगे और जब तक वो रोड पक्की नहीं हो जाएगी, उसकी स्वीकृति नहीं हो जाएगी, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये जो जनता जनार्दन यहाँ पर आई हुई है, चीनपुर से लेकर के आरटीओ रोड वाली बात कर रहे हैं, इसमें पूर्व से ही बिना किसी कंसेंट के नहर कवरिंग का कार्य सिंचाई विभाग ने पहले से ही किया हुआ है और इनका कहना ठीक है कि वो कुछ स्थानों पर 1-1 मीटर ऊंचा भी है, जिससे कि आवागमन में दिक्कतें हैं। परंतु मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि 569.34 किलोमीटर लंबाई की सड़कें नगर निगम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और ये सड़क भी उन्हीं के कार्यक्षेत्र में आती है। और इसका जो उच्चीकरण का काम है या चौड़ीकरण का काम है, नहर कवरिंग के साथ साथ जो सड़क का चौड़ीकरण का कार्य का जो प्रपोजल है उन्हीं के द्वारा इसको शासन में भेजना होगा। और चूंकि यहाँ पर डेलीगेशन आया है तो हम इस बात को शासन तक और नगर निगम और माननीय मंत्री जी के संग। कोटद्वार में राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण की मांग को लेकर शासनादेश की प्रतियां फूंक कर विरोध जताया और साथ ही आरोप ये लगाया है कि 3.5 साल के संघर्ष के बाद भी प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण के संबंध में शासनादेश जारी किया था, लेकिन जिलाधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। हमारा ये था कि अभी हम 16-17 को हमने पौड़ी में धरना किया था
और डीएम से मिले थे। वहाँ पे हमने डीएम से कार्रवाई की बात की थी। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर देंगे। पर जैसा कि हमने उनको बताया कि 17 सितंबर 2021 को शासनादेश चिन्हीकरण का निकला, किसी भी जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ में पौड़ी जिला कार्यालय कह रहा है कि जो यहाँ के 846 पूर्व लंबित मामले वहाँ है ही नहीं। अगर जिन्होंने वहाँ का आवेदन गए तो वो आवेदन कहाँ गए? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे अन्य जिलों में भी हो रहा है, कमेटी की बैठकें बैठी जा रही हैं, पर वहाँ पे चिन्हीकरण का भी प्रक्रिया शुरू नहीं है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित पुराने पथरी पावर हाउस में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि इसके बाद राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को जानकारी इसकी दी और पुलिस ने पथरी पावर हाउस में पड़े शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामे के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है और साथ ही शव लगभग 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। तो वहीं ऋषिकेश के रानी पोखरी थाना क्षेत्र के भोगपुर मार्ग स्थित रखवाल गांव में एक पूर्व सैनिक ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। इस घटना की सूचना लगते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान ब्रिजी कृशाली और कुसुम कृशाली के रूप में हुई है। अभी फिलहाल पति पत्नी के बीच किसी प्रकार के विवाद की बात भी सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जो सूचना आई थी कि इस घर में किसी ने यहाँ पर गोली चली और यहाँ पे आत्महत्या कर ली है, इस सूचना पे सारा फोर्स हम लोग यहाँ मौके पे आए थे। ये बिरजी खिरसाली उम्र 58-59 साल के हैं, आर्मी से रिटायर हैं, ऑनरी कैप्टन, और इनकी पत्नी यहीं पे है जो 55-56 वर्ष की हैं। इन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पहले अपनी पत्नी को और फिर स्वयं को गोली मार ली है। 2 खोखे बंदूक के बाहर मिले, एक जिंदा और एक खोखा उनके अपनी डेड बॉडी के पास मिला है। प्रथम दृष्टया साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर स्वयं को गोली मार ली। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।